वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने का वक्त आ चुका है, जहां पर मेरे साथ मेहमान के तौर पे जुड़ गए हैं हेमंत सिस्टगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, पंकज मटवाल एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए, हमारे दर्शकों का जुड़ना शुरू हो चुका है। पंकज जी, संजीव का सवाल लेंगे। पहले हमारे साथ फोन लाइन पर नागपुर से हैं। नमस्कार संजीव साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। अपना सवाल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं सर। हमारे एक्सपर्ट पंकज मटपाल हैं जो आपको आज सलाह देंगे। मैम, मेरा एक सवाल था कि जो यूलिप में जो पैसे हम 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं, वो जी। दो अभी 6 या 7 इयर्स हो गए हैं, तो उसको उसी में रखना चाहिए, हाँ उसमें हाँ। से निकाल के म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए? अच्छा, उससे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने यूलिप में जब पैसे लगाए थे तो आपने क्या सोच के लगाया था सर? किस उद्देश्य से लगाया था? वो मैम इंश्योरेंस लिंक था और म्यूचुअल फंड में भी जाने वाला था पैसा, तो हाँ। उसके हिसाब से लगाए थे और तब हमको उतना नॉलेज नहीं था। अच्छा, तो नॉलेज आ गई तो फिर लगा कि एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जब अवेलेबल है तो उसमें पैसे क्यों ना लगाए जाएं, हाँ हाँ, वही है ना? पूछना था। तो तो ठीक एक्चुअली है। मैंने अभी ये अभी जो मैम, यूलिप कौन सी ली है आपने? वो वेल्थ सिक्योर कुछ था मैम, तो मैंने वहां से रिडीम कर लिया हूँ मैम। अच्छा, रिडीम कर लिया है। क्योंकि कितना मिला हाँ, आपको? क्यों 4,06,000। ओके ओके। अब 4,06,000 को इक्विटी में लगाने के लिए म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप कितना समय देंगे? मिनिमम 10 इयर्स। और मैम, मेरा 10 साल म्यूचुअल देंगे, फंड्स में भी ठीक। हाँ। पहले से शुरू है। अच्छा हाँ, तो मैंने वो अच्छा। भेजा हुआ आपको सब। जी जी कि जी जी। और एक क्वेश्चन था मैम, कि जो हाँ हम सर बताते हैं कि ये फंड में से निकल जाओ, तो हाँ जो उसका जो एज हो जाता है फंड का, जैसे मैं 4 इयर्स से उसमें वो पैसे डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ तो 4 इयर्स के बाद हम निकलते हैं, तो वो जो 4 इयर्स का जो टाइम है वो लैप्स हो जाता है और न्यू फंड में डालते हैं, हाँ। तो वो जो 4 इयर्स का जो टाइम लैप्स होता है वो कैसा हम ये करेंगे? तो मीन्स मेरा ये ओके। बोलना है कि उसमें पैसे रखना चाहिए और दूसरा न्यू खोलना चाहिए म्यूचुअल फंड। आपने कौन से, ये तो स्कीम्स ओपन एंडेड होती हैं, इनमें किसी में 4 साल का ऐसा लॉक इन तो नहीं है आपके पास? जितनी भी स्कीम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, स्मॉल कैप है, नहीं दो नहीं मैम, फ्लेक्सी कैप लार्जर में। लॉक इन का नहीं है। हाँ सपोज कोई फंड हाँ। परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा अच्छा और अच्छा। उसको हाँ हाँ उसको हाँ हम 4 साल हो चुके हैं या 5 साल हो चुके हैं, तो उसमें से निकाल हाँ के हाँ दूसरे फंड में डालना चाहिए हाँ या हाँ। उसी को बिल्कुल। चालू रखना? आपको क्योंकि मैं नहीं नहीं, आपको फंड की परफॉर्मेंस कैसे समझनी चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि अगर लगातार आप घाटे में हैं किसी फंड के और वो फंड बेंचमार्क के मुकाबले भी खराब परफॉर्म कर रहा है, उसके पीयर्स जो हैं उसी कैटेगरी के फंड्स के मुकाबले भी खराब परफॉर्म कर रहा है, तब तो आपको उसमें निकल जाना चाहिए। सही समय कितना होता है देना एक फंड को वो जान लेंगे, कब निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए वो जान लेंगे। यूलिप का 4,06,000 रुपये कहाँ डालना है वो भी जान लेंगे। आपने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी कुछ पूछा है यस मैम, संजीव वो जी? मुझे पूछना था कि जो हमारे म्यूचुअल ये आपको फंड है लेना उसके है? आप हाँ, आपको उसके लेना है अगेंस्ट में। ये? हाँ, लेना है, तो वो प्रोसीजर कैसी रहती है और अलग अलग म्यूचुअल ये फंड्स रहते हैं, हम तो रेकमेंड करते हैं, आपको बता देंगे कि प्रक्रिया क्या है, लेकिन ये आपका सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए संजीव जी। हम आपको समझा तो देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कर लें। हम चाहेंगे कि आप अपने सारे विकल्पों को एग्जॉस्ट कर लें लोन लेने के। सबसे पहले तो नौबत ही ना आए, सिचुएशन क्या है उससे मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट लोन लेना सबसे आखिरी विकल्प आपका होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब ये खोलिएगा। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जी पंकज जी, पहले किस बात का जवाब देना चाहेंगे? कविता जी नमस्कार, हेमंत जी नमस्कार। कविता जी, बहुत सारे सवाल हैं, अगर मैं कोई भूल जाऊं तो आप दोबारा से बिल्कुल। सवाल पूछ लीजिएगा। जी लेकिन जी जी, पहला सवाल जो बिल्कुल ये है कि बिल्कुल। यूलिप से पैसा निकाला है, क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये सवाल तो है नहीं कि निकालूं कि नहीं निकालूं। अब निकाल लिया, उसको इन्वेस्ट करना है। देखिए, मेरे पास जो सवाल पहले आया था उस हिसाब से आपका जो होराइजन था, आप चाह रहे थे 2-3 साल में आप के लिए इन्वेस्ट करेंगे, पर अभी आपने कहा कि 8-10 साल तक निवेशित रह सकते हैं। तो ऐसे में तो आप अच्छा, मतलब जहां वेल्थ क्रिएट हो सके वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर फिर भी इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको सजेशन दूंगा
कि फिलहाल के लिए जो पैसा आया है 4 लाख या उसके आसपास, इसे आप ऐसे फंड्स में निवेश करें जहां पर थोड़ी ग्रोथ की संभावना भी रहे और साथ ही स्टेबिलिटी भी रहे। तो एक फंड तो आप इसमें मल्टी असेट एलोकेशन फंड को चुनिए। आपके पास वो है भी नहीं, एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जैसे आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है या व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इन फंड्स में आप कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा इस टाइम पर एक डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड जिसे हम कहते हैं, ये कैटेगरी भी अच्छी है। इसमें आपको कुछ पैसा निवेश करना चाहिए और उसमें अगेन जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, इनमें से किसी फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके पास में इक्विटी फंड्स ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हैं, 4 स्कीम हैं। स्मॉल कैप में तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि इस वक्त पैसा लगाइए, पर जैसे आपके पास मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, साथ ही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उनको भी टॉपअप किया जा सकता है। तो आप जो 4 लाख हैं, इसे जो 4 स्कीम मैंने बताई, 2 एग्जिस्टिंग हैं उनमें 1-1 लाख रुपया और 2 नई स्कीम मैंने बताई उनमें 1-1 लाख रुपया आप निवेश कर सकते हैं। और आगे चलकर फिर जब मार्केट थोड़ा और सुधर जाएगा तब हो सकता है कि मैं आपको कहूं कि ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है या फिर दूसरा हाइब्रिड फंड जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, वहां से आप फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में निवेश कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए 2 डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और 2 हाइब्रिड फंड में आप पैसों को निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में कीजिए। पूरा पैसा एक दिन में करने के बजाय उसे आप एसटीपी के जरिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए निवेश कर सकते हैं, या अपने आप उसे 4-5 किस्तों में डिवाइड करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो पहला सवाल है। दूसरी बात आपने जो पूछा कि जब आप कभी निवेश करते हैं किसी फंड में, कुछ साल के बाद लगता है कि स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तब आपको अगर आप कहीं और स्विच करेंगे, किसी और स्कीम में करेंगे, तो 4 साल का क्या होगा। देखिए आप ऐसे समझिए, आपने 1 लाख रुपया निवेश किया, 1 लाख बढ़कर 4 साल में ऑलरेडी आपका 1,40,000 रुपया बन गया। अब आपको लग रहा है कि मैं कहीं और निवेश करूं तो शायद और अच्छा परफॉर्म होता, या आपने देखा उसी वक्त में उन 4 साल में दूसरी स्कीम ने बेहतर परफॉर्म किया, इससे भी अच्छा, वहां निवेश किया होता तो 1,40,000 नहीं बल्कि 1,60,70,000 बन गया होता। बट आप वो तो बात निकल गई, अब जो हो गया वो तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते। यही बने रहेंगे और स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो मतलब आगे भी आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या कहते हैं हम लोग कि अब जो हो गया, यहां से आप निकल जाइए, किसी और स्कीम कीजिए। अब जब किसी और स्कीम में करेंगे तो वहां पर एक समझ के चलिए, आप शुरुआत 0 से नहीं कर रहे हैं। आपने 1 लाख निवेश किया था, उदाहरण के तौर पर बढ़कर वो 1,40,000 बन गया, तो आप जब नया निवेश कर रहे हैं दूसरी स्कीम में तो 1,40,000 को निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पहले जो निवेश किया तो उसका फायदा तो मिल रहा है ना। अब ये जो पैसा बढ़ेगा आगे आपका, अगर मार्केट बढ़ता है तो 1,40,000 से और आगे बढ़ेगा, तो आगे आपको और फायदा मिलेगा। तो इस बात को मत सोचिए कि पास्ट में मुझे क्या हुआ वो हो गया जो होना था, बट आगे के लिए स्थिति अच्छी हो जाए, जहां पर स्कीम अच्छा परफॉर्म करे, वहां पर आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन स्विच तभी करें जब जहां पर आप निवेश कर रहे हैं वो स्कीम आपके गोल के मुताबिक नहीं है, या फिर वो स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, या तो आपने जैसे डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको लगता है कि अब आप रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी का लंबा आपका होराइजन है, वहां से निकलकर जा सकते हैं, तो एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि जो स्कीम है वहां वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो निकल सकते हैं। उदाहरण देता हूं, आपके पोर्टफोलियो में 2 स्कीम स्मॉल कैप में, एक है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और दूसरा आपके पास में है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब देखिए आपकी एज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे फंड्स मैंने बताए, मेरे एसेट का लार्ज मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज मिड कैप फंड, वहां आपको रहना चाहिए, पर स्मॉल कैप फंड में आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में एसआईपी रोक दीजिए, और आगे का जो है आप जो पैसे 3,000 रुपए बचेंगे उसे आप एग्जिस्टिंग जो 2 स्कीम मैंने बताई उनमें आप आधा आधा एसआईपी को बढ़ा दीजिए। अब रही बात जो लमसम ऑलरेडी उसमें इकट्ठा हो गया, उसके क्या करें, तो फिलहाल के लिए आप मत एग्जिट कीजिए, उसे मत निकलिए। उसकी वजह क्या है, एक तो उसमें एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होगा आपके पिछले 1 साल के निवेश पर, दूसरी बात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है, तीसरी बात यह भी है कि ऑलरेडी क्योंकि आप दूसरी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो फिलहाल उसमें बने रह सकते हैं, बट आगे की एसआईपी रोक दीजिए, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है उसमें एसआईपी को जारी रखिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका जो है लोन को लेकर, देखिए म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो आप लोन लेते हैं उसे हम बोलते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज,
यानी कि म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। जब आप लोन लेंगे तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एक तरह से जिसे हम गिरवी रखना कहते हैं, मतलब कि कोलेक्ट्रल के रूप में इस्तेमाल होगा। तो आपके जो यूनिट्स हैं वो लॉक हो जाएंगी, फिर आप उसे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपने क्या किया, जिस बैंक से, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, या फिर मेरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज है, बजाज फिनसर्व है, इस तरह से एनबीएफसी या जो बैंक हैं वो आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन देते हैं। पर क्या करते हैं, जब लोन लेते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड को वो अपने पास जमा कर लेते हैं, एक तरह से प्लेज कर लेते हैं। जैसे आप घर के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो घर के पेपर जो है आपके बैंक के पास होते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड के जो राइट्स होते हैं वो बैंक के पास आ जाएंगे। तो इस बीच में जब तक आप चुका नहीं देंगे तब तक आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो जो कविता जी कह रही थी कि आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, अगर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है या बहुत महंगा मिल रहा है दूसरा, तब आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। पर ध्यान रहे कि जैसे आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो गोल्ड आपका जमा हो जाता है बैंक के पास, ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जब लोन लेते हैं तो यहां फिजिकल में तो कुछ है नहीं आपके पास, पर म्यूचुअल फंड यूनिट जो होती हैं वो प्लेज हो जाती हैं, वो कंपनी का अधिकार हो जाता है उसके ऊपर, आप उसे रिडीम नहीं कर पाएंगे। और आप जब पूरा चुका देंगे उसके बाद में यूनिट्स आपकी हैं, आप उन्हें रिडीम कर पाएंगे। तो ये कुछ आंसर्स हैं आपके क्वेश्चंस के। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और दीपक का मैं सवाल लूंगी, ये भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक नमस्कार, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार मैम, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ओके, दीपक, आपने जो है अपना सवाल हमें भेजा हुआ है, आप रिपीट कर सकते हैं अपने सवाल को, पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हाँ जी मैम, मेरी सैलरी एवरी मंथ 30 को आती है और जो मेरी SIP डेट है वो 25th एवरी मंथ है। तो सवाल मेरा ये है कि 25 दिन तक पैसे सेविंग अकाउंट में ही रहते हैं, उसके बाद फिर जब 25 को SIP लगती है, तो क्वेश्चन ये था कि ये 25 दिन तक जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, क्या हम उसको लिक्विड फंड में डाल दें और उसके बाद वहां से एवरी मंथ STP होते रहे इक्विटी फंड के अंदर, तो क्या उसमें टैक्सेशन ज्यादा आएगा या अपनी SIP की तारीख आप बदल सकते हैं? सॉरी, आपको तारीख बदल देनी चाहिए अगर आपको लेट लग रहा है आपके पैसे जा रहे हैं तो। मैम मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी तो मेरे को थोड़ा सा पता चला कि जो प्रीमियम थोड़े मेल्ट होते हैं मंथ एंड के टाइम पे, तो इसलिए मैंने वो 25 चूज किया। अच्छा, चलिए, हाँ, तो उसके बीच में आप चाहते हैं कि आपके पैसों को जो है लिक्विड फंड में क्या डाल दिया जा सकता है? यस। ओके, इसके अलावा सवाल? एंड यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देता हूँ कि मैं अभी 5% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ एज पर न्यू टैक्स रेजिम। तो अच्छा, ये जैसे मैं चूज करता हूँ लिक्विड फंड, तो क्या मुझे टैक्सेशन देना पड़ेगा एज पर इनकम या फिर जो चल रहा है वही देंगे? हाँ, चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। हेमंत जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्ट्रैटेजी दीपक अडॉप्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि महीने के आखिर में क्योंकि SIP की तारीख है तो उसके पहले SIP के पैसे के STP में डाल दिए जाए। क्या ऐसा करना सही है? और अगर ऐसा नहीं तो एक लमसम अमाउंट डाल दें अपना SIP जो आपकी जाएगी 2, 3, 6 महीने के लिए, और वहाँ से STP होती रहे, कमाई ही ज़्यादा करनी है उनको, ज़्यादा बेहतर तरीका कौन सा होगा आपके मुताबिक? देखिए कविता, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और आई थिंक एज एन इन्वेस्टर अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिटर्न थोड़ी बेहतर मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आई थिंक उसके इम्प्लीकेशंस क्या है एज एन इन्वेस्टर वो समझने की जरूरत है हमें। जब हम SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि हम अपने सेविंग प्रोसेस और अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लेके आए, बजाय इसके कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम करते बैठे या फिर कुछ और सोचते बैठे। जब आप SIP के लिए आप साइन अप करते हैं तो क्या होता है, आप एक डेट डिसाइड करते हैं, आप एक फंड डिसाइड करते हैं और उस डेट पे उस फंड में आपके अकाउंट से पैसा निकल के वो इन्वेस्ट हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। और आई थिंक यही एक सबसे बड़ी मैं कह सकता हूं कि देन है SIP की निवेशकों के लिए। अब जैसा इन्होंने कहा कि इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है SIP से वो 25 तारीख को हो रही है, तो ऑब्वियसली इनके पास करीब करीब 25 दिन है। मेरा ये मानना है कि जो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 32,000, पहली बात तो ये समझना है, जैसा मैंने कहा कि अपने अपने प्रोसेस को सिंपल रखना है। दूसरा, अगर आप 32,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 3 या 4 या 5 फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है विद इन मंथ की जो है
आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसका भी फायदा उठाएं। इसका मतलब क्या है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप स्टैगर करेंगे। आप एक ही दिन जब इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए मार्केट में गिरावट आई और जब तक आपका इन्वेस्टमेंट करने का समय आया, मार्केट फिर से ऊपर चलेगी, तो आपको उस मंथ में जो वॉलेटिलिटी है उसका आपको फायदा नहीं मिला। तो पहली बात तो आई थिंक मैं ये रिकमेंड करूंगा इनको स्ट्रांगली कि बजाय इसके कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वो एक ही दिन करें, उसको आप स्टैगर कीजिए डिपेंडिंग ऑन कितने फंड्स हैं आपके पास। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो दुविधा है आपके सामने कि 25 दिन तक मेरा पैसा जो आइडल है वो नहीं रहेगा। तो आई थिंक सबसे पहला कदम ये। दूसरा, अगर मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूं, जैसा उन्होंने कहा कि मैं एसटीपी करूं। देखिए, एसटीपी जब आप करते हैं तो वो भी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है, यानी एक नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपकी हर लमसम इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। कोई लमसम इन्वेस्ट करनी होगी, वहां से ये पैसा जाएगा। मान लीजिए 6 इंस्टॉलमेंट करनी है, तो मान लीजिए पिछले महीने की इंस्टॉलमेंट चल रही है, ये महीने की इंस्टॉलमेंट चल रही है, फिर अगले महीने की इंस्टॉलमेंट चलेगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप 25 तारीख को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आप पैसा निकालिए, रिडीम कीजिए और आपको इन्वेस्ट कीजिए या स्विच कीजिए, राइट। तो अगर आप स्विच करेंगे तो ऑब्वियसली वो एसटीपी नहीं होगी। फिर वो टाइमिंग के ऊपर, मुझे लगता है कि विद इन मंथ एक दिन में पूरा पैसा लगाना एक तरीके से मार्केट टाइमिंग है। तो अगर आप इसको स्टैगर करेंगे तो डेफिनेटली ये जो दुविधा आपको नहीं होगी, क्योंकि आप वंस इन ए वीक भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा समय वहां पे नहीं है। जहां तक इन्होंने कहा कि दोनों का जो रिटर्न है, ऑब्वियसली लिक्विड में डेफिनेटली आपको सेविंग से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि हर इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बट आई थिंक अगर मैं एनुअल बेसिस पे लूं तो डेफिनेटली रिटर्न्स आपको थोड़े बेटर मिलेंगे और आपकी इनकम में दोनों के दोनों, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे जो लिक्विड फंड के जो रिटर्न्स है वो शॉर्ट जो आपकी इनकम में वो ऐड होंगे। बट ये सवाल मुझे लगता है वो बहुत बात की बात है। मेरे हिसाब से इनको ये स्टैक करेंगे तो वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का है। अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से सही मायने में अपने इन्वेस्टमेंट को अगर एवरेजिंग कर पाते हैं तो फिर उसका फायदा कहीं ज्यादा होगा, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि मुझे लिक्विड फंड या सेविंग बैंक में कहाँ बेहतर रिटर्न मिलेगा। दीपक, आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ, कि आपको और कोई सवाल पूछना है हेमंत जी को? नहीं मैम, बस यही पूछना था। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए भास्कर का सवाल लेंगे पंकज जी। ये यूट्यूब से उन्होंने सवाल भेजा है। 7 फंड्स हैं इनके पास। SBI कॉन्ट्रा 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, क्वांट का टैक्स फंड है उसमें भी 1000 रुपये, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 500, ग्रो का निफ्टी 50 इंडेक्स है 500, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, इसमें 250 रुपये की चल रही है SIP इनकी। HDFC के स्मॉल कैप में 100 बोल रहे हैं और टाटा के डिजिटल में भी बोल रहे हैं 250 रुपये की। 15 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेस्ट SWP कौन सा है ये पूछ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये SIP पूछना चाह रहे हैं। तो और उसमें से भी फंड सही हैं या नहीं, बेसिकली शायद ये सवाल होगा इनका। 15 साल की टाइम होराइजन। जी पंकज जी, इनके पास फंड्स जो हैं उनमें फंड्स अच्छे हैं, लेकिन देखिए ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 500 रुपये का SIP है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 250 रुपये की SIP है, HDFC स्मॉल कैप फंड में 100 रुपीज़ की SIP, टाटा डिजिटल में 250 रुपीज़ की SIP। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि नए निवेशक हैं, बहुत ही जानकारी नहीं है, थोड़ा बदलाव में करने की राय दूंगा यहाँ पर। तो जो 3600 रुपया महीना निवेश हो रहा है उसमें क्या करें, सिर्फ 4 फंड्स ही रखें। SBI कॉन्ट्रा फंड ऑलरेडी है, उसमें 1000 रुपीज़। ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो में है, उसमें 1000 रुपीज़ कर दें उसको। और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें भी 1000 रुपीज़ करें। और 600 रुपये जो हैं वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि एक मिड कैप फंड है उसमें 600 रुपीज़ कर लें। तो 4 फंड में डिवाइड कर लें 3600, और जब पैसे बढ़ाने होंगे तो इन्हीं स्कीम में बढ़ाए जा सकते हैं। तो बाकी डिजिटल इंडिया और स्मॉल कैप, इसमें फिलहाल मेरे हिसाब से SIP रोक दें। उसका जो पैसा है उसे भी निकाल के अगर इन स्कीम में ऐड कर लेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अमाउंट निवेश हो रहा है 3600 रुपये, तो 15 साल में यदि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर लगभग 17 लाख रुपए बन पाएंगे। और हम समझ सकते हैं कि 15 साल में 17 लाख की वैल्यू तो काफी कम हो जाएगी। तो निवेश को बढ़ाना भी होगा, जितना पॉसिबल इस वक्त पर हो उतना बढ़ाइए। और साथ ही समय के साथ आप स्टेप अप तो अगर अभी से सेट कर दें कि हर साल मुझे 10% से बढ़ाना है,
5% से बढ़ाना है, जो मुमकिन हो उतना तो आप बिल्कुल करके रखें, और जब जब आपके पास पैसे ज्यादा हो तब आप और बढ़ाते रहें, ताकि आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएं। और स्कीम में जो बदलाव मैंने सजेस्ट किए हैं, इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। ये फोन लाइन पर तो हमारे साथ है नहीं, बट उम्मीद करते हैं कि जो सलाह आपने दी है ये समझ जाएं। बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो मेरे ख्याल से छोटे छोटे अमाउंट की एसआईपी कर रहे होंगे। अब ऐसे में पंकज जी, अब कोई शुरुआत इतने छोटे लेवल से करता है तो अधिकतर समय यही होता है कि जितना ज़्यादा फंड हो सके उतने ज़्यादा फंड हम जुटा लें। कभी भी आपका दिमाग उस ओर नहीं जाता कि इसी फंड में अपने पैसों को भी आपको बढ़ा देना चाहिए, अपनी निवेश की राशि को भी बढ़ा देना चाहिए। तो निवेश की राशि मौजूदा फंड में बढ़ाएं या नया फंड शामिल करें, इसको लेकर अगर आप कोई टिप्स दे सकें। देखिए, स्कीम में छोटा पैसा निवेश करना कुछ भी गलत नहीं है। आपके पास माइक्रो एसआईपी की चॉइस 700 रुपीज और 250 रुपीज की माइक्रो एसआईपी होती है, तो इसलिए शुरू की गई है कि हर निवेशक पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अब क्योंकि इनके सवाल की बात करूं तो यहां पर आपने देखा कि बहुत ज्यादा फंड्स हो गए, और वहां पर अब अगर पैसा बहुत कम है और आप शुरुआत ही कर रहे हैं एक स्कीम से, तो आप 250 की 2 स्कीम भी ले सकते हैं। बट 3600 रुपया निवेश कर रहे हैं और फिर 250 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया करने का मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि अगर स्कीम बहुत सारी नई स्कीम लें या उसमें करें, ये निवेश ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास सिर्फ गुंजाइश है 500 रुपए से शुरुआत करने की, तो ऐसा नहीं कि 500 में स्मॉल कैप में आप कीजिए। तो शुरुआत में यदि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश कर लें, जहां पर आपको इक्विटी, गोल्ड और डेट सब कुछ मिल जाए, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा। ये हो सकता है। यदि आप 2000 रुपए कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि चलो 2 स्कीम रखें, तो ऐसे में भी हो सकता है कि एक हाइब्रिड स्कीम रख लें और एक लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड को ऐड कर लें। लेकिन ये जरूरी है कि आप पहले कम से कम शुरुआत में स्मॉल कैप और ये डिजिटल इंडिया या मतलब सेक्टरल थीमेटिक फंड, उसमें ना जाएं। डाइवर्सिफाइड फंड्स और साथ ही जो एसेट एलोकेशन वाले जो फंड्स होते हैं, मल्टी एसेट, हाइब्रिड, एसेट एलोकेटर, इस तरह के फंड से शुरुआत करें। आगे बढ़ते हैं और शिवम का सवाल लेते हैं। हेमंत जी के लिए ये सवाल है। इन्होंने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10% के स्टेप अप भी करेंगे, और उन्होंने पिछली बार शायद शो पर ही सवाल भेजा था और वापस से रिव्यू कराना चाहते हैं। 25,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप है, निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन है, निफ्टी आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 है इनके पास, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, बंधन स्मॉल कैप है। क्या सारे फंड्स अच्छे हैं या नहीं? निफ्टी आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या ये सही होगा? ये इनका सवाल है। हेमंत सर। हाँ, देखिए कविता, आई थिंक ब्रॉडली अगर हम पोर्टफोलियो मिक्स को देखें तो अच्छे अच्छे फंड्स हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 20 साल का टाइम होराइजन एसआईपी से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। और ऑब्वियसली उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही एसेट क्लास चुनो, विद इन एसेट क्लास अच्छे फंड चुने जो आपको ओवर द लॉन्गर पीरियड अबव एवरेज रिटर्न दे सके। तो जैसा मैंने कहा कि अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो फंड कैटेगरीज और फंड सही हैं, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में वो कितना है। तो अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो इनके 25,000 में से 15,000 जो है 2 फंड में इन्वेस्टमेंट है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आई थिंक जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है, जहाँ पे वो 7,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा कोटक मल्टी कैप फंड 7,500 अगेन। अगर मैं मल्टी कैप को एज ए कैटेगरी देखूं तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। और सबसे अच्छी बात यह है मल्टी कैप में एज पर इट्स डेफिनेशन के तीनों सेगमेंट में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी के फंड को बनाए रखना पड़ता है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों फंड जो है वो काफी अच्छे हैं। इसके अलावा इनके पास जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो फंड है, उसमें जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2,000 की। देखिए मेरा ये मानना है कि आप इन दो फंड्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो आपका अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा इनके पास एक मिड कैप फंड है और एक स्मॉल कैप फंड है, जिसमें शायद 1,500 ईच वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है 2,000, ये अगर दोनों फंड्स में वो डिवाइड कर दे 1,000 से, वो ऐड कर दे वहां पे एडिशनल, तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, फंड अच्छे होने चाहिए। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन फंड्स के द्वारा जो मार्केट के तीनों सेगमेंट है उसमें आपको एक्सपोजर सही मिले। और कोशिश कीजिए, जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं,
तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में बायस जो है वो लार्ज कैप में रहना चाहिए। आई थिंक जो बखूबी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किया है, तो ये एक बदलाव है मुझे लगता है। बाकी जैसा मैंने कहा, आई थिंक पोर्टफोलियो मिक्स बिल्कुल सही है। इसी के साथ दर्शकों को